हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस आईपीओ इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हम एक ऐसी कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जिस आईपीओ का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। और मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता हूं कि वो कंपनी का क्या हो सकती है। तो उस कंपनी के प्रमोटर के रूप में भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग सिस्टम उसका प्रमोटर है, और उसके को प्रमोटर के रूप में फ्रांस की एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तब तक आप गेस करिए कि क्या आईपीओ हो सकता है, और साथ में आप थोड़ा सा पहले डिस्क्लेमर देखिए आगे बढ़ने से पहले, फिर हम आपको इसकी सारी डिटेल बताएंगे। तब तक के लिए तो अब आपने गेस कर लिया होगा कि कौन सी कंपनी है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग सिस्टम जो बैंक के रूप में जाना जाता है, पीएसयू बैंक के रूप में जाना जाता है, उसका नाम है वन एंड ओनली वन एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके 50 करोड़ से ऊपर यहाँ पे इसके अकाउंट होल्डर्स हैं। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हर एक दूसरा तीसरा आदमी के पास ये एक एसबीआई का बैंक अकाउंट होता है, और यही एसबीआई बैंक इसके प्रमोटर है। तो कंपनी का नाम है, अभी हम लोग आईपीओ स्नैपशॉट में देखेंगे, कंपनी का नाम है एसबीआई फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। यह सबको पता होगा, आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते होंगे तो आपको भी पता होगा एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। बहुत अच्छे अच्छे फंड इन्होंने लॉन्च किए, जहां पे इन्होंने क्लाइंट्स के लिए अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर पाए। तो अभी ये किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है? तो जैसे कि हम नाम से ही जानते हैं, तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में जानी जाती है। और ये जो आईपीओ टाइप है, ये आईपीओ टाइप है 100% ऑफर फॉर सेल। तो इससे पहले जो हमने आईपीओ इंफॉर्मेशन बुलेटिन में एक वीडियो बनाया था, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि फ्रेश इशू और ओएफएस में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जो भी प्रमोटर है इसके, जो अपने कुछ परसेंटेज को डाइल्यूट करते हैं और आईपीओ से पैसा उठाते हैं, वह पैसा उस प्रमोटर के पास डायरेक्टली जाता है। ये एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास फ्रेश इशू के रूप में नहीं आएगा। इसके प्रमोटर कौन है? तो इसके प्रमोटर है एसबीआई बैंक, तो उनके पास वह पैसा जाएगा। दूसरा, इनके को प्रमोटर है अमुंदी, जो फ्रांस की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो इनके पास भी जो ओएफएस से पैसा जाएगा, उसका कुछ पोर्शन एसबीआई बैंक के पास, और कुछ पोर्शन जो इनके को प्रमोटर है अमुंडी, जो फ्रांस की एमसी कंपनी, उनके पास जाएगा। और ये जो इश्यू साइज है, ये इश्यू साइज कितना बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 11,693 करोड़, मतलब 11,690 करोड़, 93 करोड़ का ये आईपीओ साइज है। और यह पैसा किसके पास जाएगा? तो ये प्रमोटर के पास जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। तो यहाँ पे जो प्राइस बैंड होगा, ये प्राइस बैंड क्या है? तो 545 टू 574, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 1 है। आप देखेंगे कई सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो शेयर्स है मार्केट में लिस्टेड है, तो कुछ के फेस वैल्यू 2 है, कुछ के 10 है। तो अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके प्राइस बैंड हो जाएंगे 5,450 से लेकर के 5,740। तो इसीलिए इन्होंने फेस वैल्यू 1 पे लाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटेलर पार्टिसिपेट कर सके इसमें, और प्राइस इसका रिजनेबल हो। 545 टू 574 इसका प्राइस बैंड है, जिसके तहत आपको आईपीओ अप्लाई करना है। तो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसका लिस्टिंग कहां होगा? तो एनएससी एंड बीएससी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इसकी लिस्टिंग होगी, जिस दिन भी इसका लिस्टिंग डेट होगा उसके अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे जो इसके प्रमोटर है, क्योंकि हमने पहले ही बताया, एसबीआई एंड एमुंडी, जो कि फ्रांस की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और यूरोप की ये सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। आप इसके बारे में डिटेल गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे नोट में हमने दिया है, द कंपनी विल नॉट रिसीव आईपीओ प्रोसीड्स एज दिस इज इंटायरली एंड ओएफएस। तो जैसे कि पहले पहले हमने आपको बताया कि जो भी पैसा यहाँ पर रेज होगा थ्रू दिस आईपीओ, वह पैसा प्रमोटर के पास जाएगा। ये पैसा एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि प्रमोटर अपने कुछ परसेंटेज यहाँ पे डाइल्यूट कर रहे हैं थ्रू दिस आईपीओ। तो ये थे इसके स्नैपशॉट
अब हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट डेट्स। तो आप अपने कैलेंडर में जरूर मार्क कर ले, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग सोचते हैं कि हाँ मुझे इस आईपीओ में अप्लाई करना है, लेकिन वो किसी जरूरी काम में बिजी हो जाते हैं और भूल जाते हैं। इसलिए आप अपने मोबाइल में भी इसका अलार्म सेट करके रखिए अगर आपको अप्लाई करना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो ये जो आईपीओ है ये ओपन हो रहा है कब, तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है आपको 14 जुलाई 2026 को। आप इसे जरूर ध्यान में रखें, कमिंग वीक में ये आईपीओ ओपन होने वाला है। आईपीओ क्लोज हो जाएगा किस दिन, 16 जुलाई 2026, और टाइमिंग याद रखिएगा 16 जुलाई 2026 को 4:30 से पहले अप्लाई करने की कोशिश करिएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। और अप्लाई करने से पहले यह बेटर है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले, या फिर आप खुद की रिसर्च जरूर करें, तभी यहाँ पे पैसे लगाएं। क्योंकि जो भी पैसा स्टॉक मार्केट में आता है वह जोखिम के तहत होता है, इन्वेस्टमेंट जो भी यहाँ पे होता है वो रिस्क के तहत होता है, इसलिए आप पैसा लगाने से पहले वो जरूर जाने। अब यहाँ पे इसका अलॉटमेंट कब होगा, तो इसका अलॉटमेंट होगा 17 जुलाई को। और दोस्तों कैसे अलॉटमेंट आप ले पाएंगे, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके लिए बताया था कि आपके पास कई सारे डीमैट अकाउंट हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि चलो 5 हमारे पास में, 5 से अप्लाई करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। वहां पे पैन कार्ड के अगेंस्ट आईपीओ का अलॉटमेंट होता है। इवन तो आप 4-5 अकाउंट से अप्लाई करेंगे, उसके बावजूद भी अगर आपको मिलना होगा तो आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट ही अलॉटमेंट होता है। तो यहाँ पे उसके लिए अच्छा तरीका क्या है कि अगर आपके फैमिली में 4-5 मेंबर हैं, सबके पास डीमैट अकाउंट है, पैन कार्ड है, तो आप उन सारे अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या आपके फैमिली मेंबर में सारे लोग के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट का लिंक दे दूंगा। आप उसे यूज करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे हमने बताया था कि अप्लाई करने का ट्रिक हमने अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको बताया था कि आप लास्ट डे का इंतजार करिए 16 जुलाई को। अब 3 बजे में देखिए कितना टाइम से सब्सक्राइब हुआ है। अगर 1 to 10 टाइम से सब्सक्राइब हुआ है तो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस तो बढ़ जाएंगे, लेकिन लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए और अपने एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और इंडस्ट्री एक्सपोजर काफी अच्छा है, क्योंकि हर एक दिन स्टॉक मार्केट में पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड के थ्रू। मतलब भारत का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो काफी फास्ट रफ्तार से, तेज रफ्तार से बढ़ रही है। तो इसीलिए यह इंडस्ट्री वाइज तो काफी अच्छा यहाँ पे बुलिश है हम। तो अब आगे देखते हैं कि जब अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो यहाँ पे रिफंड आपको मिल जाएगा। मतलब जो आपके अकाउंट में या आपके यूपीआई के थ्रू जो अमाउंट ब्लॉक होते हैं वो अनब्लॉक हो जाएंगे और आपके अकाउंट में वह पैसा क्रेडिट हो जाएगा। मतलब आपके अकाउंट में ही होते हैं, वहां पे ब्लॉक रहता है जब तक कि ये क्लियर नहीं होता है कि आपको अलॉटमेंट हुआ या नहीं। अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो आपके बैंक के अकाउंट से या आपके यूपीआई के अलॉटमेंट वो प्रोसेस से वहां पे पैसा डेबिट हो जाएगा, अदरवाइज वहां पे अनब्लॉक हो जाएगा, जिसे हम लोग क्रेडिट भी बोलते हैं। तो रिफंड कब होगा, 20 जुलाई को, 20 जुलाई को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो। अगर अलॉटमेंट हुआ तो वहां से पैसा आपका डेबिट हो जाएगा। अब उसका क्या है, शेयर्स इन डीमैट। तो जब अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो ये शेयर्स डीमैट में क्रेडिट होते हैं और यहाँ पे शेयर्स इन डीमैट में आएगा 20 जुलाई को। और उसके बाद इसकी जो लिस्टिंग होगी स्टॉक मार्केट में एनएससी बीएसई पे वो होगी 21 जुलाई 2026 को। आप इस दिन चाहे तो इसको रख सकते हैं, चाहे तो इसे बेच सकते हैं, चाहे तो नया शेयर्स भी खरीद सकते हैं अपने एडवाइजर के एडवाइस के अकॉर्डिंग, या फिर आप अपनी रिसर्च के मुताबिक इसमें फर्दर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब चलते हैं। तो ये चीज आप मार्क जरूर कर लीजिएगा। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आपने सारे तरीके से संतुष्ट हो लिए कि हाँ ये अच्छा आईपीओ है, हमें अप्लाई करना चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम के लिए, तो आप ये टाइमिंग जरूर याद रखें।
नहीं तो मिस हो सकता है। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी के रूप में भी आपके लिए साबित हो सकता है। अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे तो आप मिस कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। तो इसके लिए आप अपने एडवाइजर का एडवाइस में बार बार वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है, आप पूरे कन्विक्टेड नहीं है, आप पूरे कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप अपने एडवाइजर से इसके बारे में जरूर पूछें या फिर अपना रिसर्च करें। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे व्हाई दिस आईपीओ मैटर्स, यह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा कि क्यों हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे ये इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, इंडिया लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है। जैसा कि हमने बताया कि एसबीआई एक ट्रस्टेड ब्रांड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड भी एक ट्रस्टेड ब्रांड है, और जो म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड की कंपनी है। दूसरा क्या है, ट्रस्टेड एसबीआई ब्रांड। तो इनके जो प्रमोटर है वो काफी क्या है, ब्रांडेड है। तो क्या है, ट्रस्टेड एसबीआई ब्रांड। तो एसबीआई बैंक इसके प्रमोटर है। तो इसलिए लोगों का विश्वास भी होता है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि अगर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं हुआ तो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप अपने एडवाइजर से पूछ करके किस लेवल में वैल्यूएशन अच्छा है, कब हमें एंट्री करना चाहिए, कितने टाइम के लिए रखना चाहिए, क्या अपने बच्चों के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए कर सकते हैं, क्या अपने शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, क्या अपने मीडियम टर्म गोल को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे शेयर बहुत कम आते हैं मार्केट में। तो इस तरीके से आप अपने एडवाइजर से पूछ करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए रख भी सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम ग्लोबल पार्टनर आमुंदी। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये आमुंदी क्या है, तो ये भी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। कहां की है, फ्रांस की है। और फ्रांस की नहीं, पूरे यूरोप में यह सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में जानी जाती है। वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट आईपीओ ऑफ 2026। अभी तक 2026 में जितने भी आईपीओ आए हैं तो उसमें इसका जो इशू साइज है वह सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे यह भी एक पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू इंडिया फास्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। जैसा कि हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि भारत में जो म्यूचुअल फंड का ट्रेंड है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। और जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ट्रेंड अच्छा से बढ़ रहा है और ट्रस्टेड ब्रांड है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि यह म्यूचुअल फंड कंपनी ने बहुत सारे पैसा रिटेलर के लिए, इन्वेस्टर के लिए बना के दिया। तो लोगों का ट्रस्ट आज भी बना हुआ है, इसीलिए यह नंबर 1 पे चल रहा है आज भी। तो जितने ज्यादा लोग इस कंपनी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो पर ट्रांजेक्शन इनको चार्जेस मिलता है। फिर उसके बाद जब ये मैनेज करते हैं कौन से स्टॉक में लगाना है, कौन सा फंड क्रिएट करना है, तो वो सारे काम के लिए इन्हें ट्रांजेक्शन का चार्जेस भी मिलता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो के रूप में जाना जाता है, जो कस्टमर के द्वारा बेयर होता है और ये कंपनी उसके लिए फायदा उठाती है। तो इसीलिए यह भी एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है, डेट फ्री कंपनी। तो किसी भी कंपनी का स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है या जो भी अनलिस्टेड है उसके लिए एक सबसे बड़ा पैरामीटर है कि उस कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है। अगर कर्ज ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो अच्छे इन्वेस्टर उसे अच्छा नहीं मानते हैं कई सारे स्पेशल केसेस में। तो यहाँ पे डेट फ्री कंपनी होना इस आईपीओ के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और ऐसे भी जो म्यूचुअल फंड की कंपनी होती है वो पब्लिक के पैसा को मैनेज करती है। उनका खर्च क्या होता है, उनका खर्च होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने में। उनके पास और इस काम के लिए बहुत बड़ा मशीनरी का यूज नहीं होता है, इसलिए इनके ऊपर जो खर्च होता है वो लिमिटेड खर्च होता है, इसलिए यह ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बना पाता है और इसीलिए इन्वेस्टर का भी पैसा ज्यादा बन पाता है। तो यह भी इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। ये सारे पॉइंट्स आप अपने एडवाइजर के साथ भी जरूर डिस्कस करें, वो और भी इसके बारे में इनसाइटफुलनेस आपको देंगे। थोड़ा सा की फाइनेंशियल हाईलाइट इस कंपनी का देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरओई बोला जाता है, वह है 43.02%। यह भी काफी पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। दूसरा पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन,
यह भी अप्रोक्सीमेटली 70% है। और जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर है जो फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, वो इस पैरामीटर पे जरूर फोकस करते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मार्जिन बन रहा है, वो मार्जिन जितना ज्यादा होता है, स्टॉक मार्केट में उस स्टॉक को, उस आईपीओ को अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है। तो यह भी इस कंपनी के लिए अच्छा पॉजिटिव माना जाता है। ये सारी जानकारी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करता है, इसलिए आप इसे सीरियसली समझिए पहले, फिर उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करिए या फिर आईपीओ में अप्लाई करिए। दूसरा है अर्निंग पर शेयर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईपीएस बोला जाता है। तो यह ईपीएस है 15 रुपीज 8 पैसा, 15.08 इसका ईपीएस है। यह भी एक अच्छा फिगर माना जाता है। दूसरा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन फिगर। तो ये है प्रॉफिट जिसे पैट बोलते हैं। तो ये अमाउंट है यहाँ पे 3067 करोड़। ये जितने भी पैरामीटर्स है ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे दिया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या, म्यूचुअल फंड पर ये वैल्यू है 12.51 लाख करोड़। इतने बड़े फंड को यह फंड हाउस मैनेज करती है, यह अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जब आपके पास इतनी जानकारी होगी तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग ही लेवल पे होगा। फिर आपको अंदर से आवाज आएगी कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं आपको कि अपने एडवाइजर से जरूर पूछिए। कोई भी दवा खाने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह ले लेना चाहिए, तब उसी के हिसाब से उस दवा को लेना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका मेहनत का पैसा है, चाहे वह आईपीओ ही क्यों ना हो, थोड़े से लिस्टिंग गेन के लिए अपने पैसा को बहुत ज्यादा जोखिम में नहीं डालना है। अगर आपका एडवाइजर बोलता है कि हाँ ये कंपनी काफी अच्छा है, और जो 2-3 हमने ऑब्जर्वेशन आपको बताए उस बेसिस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको की इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, कंपनी का बेसिक इंफॉर्मेशन हमने आपको बताया, और हमने अच्छी कोशिश की आपको बताने का। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कमेंट करके हमारे चैनल पे पूछ सकते हैं। हम अपनी जानकारी के बेसिस पे आपके क्वेरीज को जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अगेन। फिर मिले।